हम तो आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी बराबर लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मोदी जी की चलते आज देश में हाहाकार मच चुके हैं। आम लोगों की जिंदगी में त्राही त्राही मच चुके हैं, क्योंकि रोजाना ये सरकार की एक काम बन गए, आदत बन गए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें को इजाफा कराओ। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें में अगर इजाफा हो, इससे सबसे ज्यादा बुरा असर किस पे होते हैं? आम लोगों की हर चीज की खरीदारी में, मतलब बाजार में। क्योंकि सारे चीज ट्रांसपोर्ट करते हुए जब बाजार आते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ने से इसका सबसे बड़ा और बुरा असर होते हैं बाजार पे। और इसलिए बाजार में अभी महंगाई की दौर रुकने का कोई नाम नहीं लेते। अब जो भी चीज खरीदने जाइए, चना से लेकर बेदाना तक, हर चीज में आप देखो ये महंगाई की मार आम लोगों को किस तरह झेलने पड़ते हैं। ये सरकार आम लोगों को सिर्फ चूस रहे हैं और अपना तिजोरी भर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज चरमरा सा हो गई है इन्हीं लोगों की गलती नीतियों की बजाय। और ये 6 लाख करोड़ रुपया की संपत्तियां बेचने का आप सोच रही है सरकार, और साथ साथ आम लोगों को जेब खाली कराने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस सरकार के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान के हर लोगों को आंदोलन छेड़ना चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी में और बुरी असर होने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दादा, बंगाल में आप लगातार वकालत करते हैं कि कांग्रेस को अपने दम पर, ममता बनर्जी अपोजिशन यूनिटी की बात तो करती हैं, लेकिन एक तरफ वो गोवा जा रही हैं 28 को, 1 को लौटेंगी बंगाल। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि एक भी वोट कांग्रेस को देना वोट बर्बाद करने जैसा है। तो क्या एजेंडा है अपोजिशन यूनिटी के नाम पे, और ममता जी क्या चाहती हैं? देखिए, अपोजिशन यूनिटी की जिस दिन चर्चा होने के लिए सोनिया गांधी जी बुलाई थी, उस दिन ममता बनर्जी उस मीटिंग में अपने मौजूदगी जताई थी। लेकिन जिस दिन उनकी भतीजे को ईडी ने दिल्ली में बुलाई, याद करके देखिए 6 सितंबर, जिस दिन उनकी भतीजे को दिल्ली में ईडी दफ्तर में बुलाई गई थी, ईडी दफ्तर से निकलने का तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आलोचना शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करना शुरू कर दिया है। इसमें 2-2-4 है। वो क्या है? ईडी दफ्तर तुम्हें बुलाते रहूंगा और तुम्हारे लिए खतरा पैदा करते रहूंगा अगर कांग्रेस पार्टी का खिलाफत ना करो तो। इसलिए जिस ममता बनर्जी कुछ ही दिन पहले ही मैडम सोनिया गांधी जी के न्योता पर चर्चा में शामिल हुई थी, उस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा कांग्रेस पार्टी के खिलाफत में जुट गई है। मोदी जी जानते हैं कि अगर विपक्ष को एकजुटता बन जाए तो सबसे ज्यादा हानि उनका पार्टी के ऊपर गिरेगी। क्योंकि आप अगर देखो तो पिछले 2019 साल की जो चुनाव हुई थी, मोदी जी की जरूर उसमें जीत हासिल हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान की 37% वोट उन्हें मिली थी। इसमें जाहिर क्या होते हैं कि विपक्ष के पास 63% वोट है। इसका मतलब विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो मोदी जी की हार निश्चित है। मोदी जी इसलिए विपक्ष में अपना खाई बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को भेद करने के लिए उनका कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, और इसमें सबसे ज्यादा मददगार बनते जा रहे हैं ममता बनर्जी। आप देखिए, विपक्ष की पार्टी के साथ जो 37% वोट है, 63% वोट है, इसमें कांग्रेस पार्टी की हिस्सा 20% और टीएमसी पार्टी का हिस्सा 4%। इसमें खुद अब पता कर लो
कि अगर विपक्ष की एकजुटता की जरूरत अगर होती है और मोदी जी की हराना अगर सही इन लोगों को दिल की मांग है तो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और एकजुटता में सबसे ज्यादा बड़ा भूमिका कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। फिर भी हम लोग कभी ये नहीं कही कि भाई कांग्रेस पार्टी के हम सबसे आगे रखने के लिए हमारा कोई शर्त है, ये नहीं। हम चाहते हैं कि सारे विपक्ष एकजुट हो और मोदी जी को सत्ता से निकाला जाए। इसमें सबसे ज्यादा मोदी जी को पक्ष रखता है कौन? अभी ममता बनर्जी, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने का मतलब ये होते हैं विपक्ष की जोट कमजोर होना। विपक्ष की जोट जब जितने ज्यादा कमजोर होगी उतने ज्यादा ही मोदी जी को नाफा होगी। तो आज ममता बनर्जी बीजेपी की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करते हुए नरेंद्र मोदी जी की दलाल बनते जा रहे हैं। ये दोनों के बीच लगता है कोई करार बन चुके हो चुके हैं कि दिल्ली हमारा और कलकत्ता तुम्हारा। नहीं तो ऐसा बेबुनियादे बातें करना, ऐसा फिजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं होती ममता बनर्जी की, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही, ज्यादा दिन है देखो, एक साथ मीटिंग की, मैडम सोनिया गांधी से मुलाकात की और एक साथ लड़ने की शपथ भी ली। ये इनकी दो मुहिया रवैया आम लोगों को सामने स्पष्ट है। दूसरा सर, देश के गृह मंत्री कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर परिसीमन जो डिलिमिटेशन है वो होगा, चुनाव भी होंगे, स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा और कश्मीरी युवा से वो जुड़ना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए 2019 साल में ये वादा किया गया था कि हम जल्द से जल्द कश्मीर में राज्य की दर्जा देंगे और फिलहाल कश्मीर को हम टुकड़ा कर रहे हैं। टुकड़े करने की जरूरत इसलिए है कि कश्मीर से आतंकवाद को हमें खत्म करना है और ये 370 और 35A ये जो दोनों कानून थे, इसको हटाने से कश्मीर में अमन शांति चैन आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो फैसला ये रामबाण की तरह काम करेगी और कश्मीर में सब कुछ बदल जाएगी। नौकरी मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, सैलानियों की सैलाब लग जाएगी और तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह की उम्मीद भरे बयानों पेश ये सरकार ने किया था। लेकिन आज 2019 के बाद 2021, 2 साल बाद अभी अमित शाह जी को लगा कि इस बार जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर धीरे धीरे हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमें कि पुंछ एरिया में सुरानकोट से लेकर मेंधर तक 14 दिन हो चुके हैं, अभी तक वहां की जो मिलिटेंट जिनके साथ संघर्ष हुई थी हमारे सुरक्षा बलों की, और इस संघर्ष के दौरान हमारे 9 जवान को शहीद होने पड़ा, उसमें 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर भी थे और आज तक ये मिलिटेंट के साथ हमारे सुरक्षा बलों को दीदार नहीं होने पाई। मतलब और साफ है कि आज जिस एरिया में पिछले 2 दशकों से पायर जमाने में विफल रहे ये मिलिटेंट